चलिए सबसे पहले राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं जयपुर, जहां मौजूद हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा। ओवर टू यू संजय जी। नमस्कार रितिका जी। राजस्थान की आज की जो सुर्खियां हैं उनमें एक तो बीएसएफ के 30 जवान पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। ये एक बड़ी चिंता की खबर है क्योंकि बहुत मांग उठती रहती है कि बीएसएफ को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया जाए। पीआईएल्स दाखिल की गई हैं कोर्ट में कि आप क्यों नहीं पैरामिलिट्री फोर्स को लगा रहे हैं। और इसके अलावा मौसम जो खेल खेल रहा है, बहुत लोगों को उम्मीद थी कि गर्मी बढ़ेगी और उससे कोरोना वायरस को कंट्रोल में किया जा सकेगा, लेकिन वो ऐसा भी नहीं हुआ है। और माइग्रेंट्स को लेकर के जो समस्या बनी हुई है, समझ नहीं आ रहा है ना सरकार को ना इंडस्ट्री को कि अब क्या किया जाए। पहले वो चाहते थे कि वो लोग ना रहें और अब वो चाहते हैं कि ये लोग बने रहें और उनको रोकने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से। ये पत्रिका की है और इसमें ये देखिए बीएसएफ के जो जवान हैं 30, उसको लेकर ये खबर है। इसमें ये बीएसएफ के जवान दिल्ली में ड्यूटी कर रहे थे और जब उनको वापस भेजा गया था 3 दिन पहले, तो उनमें से कुछ जवानों ने अपनी तबीयत खराब होने की शिकायत की। तो बीएसएफ के प्रेमिसेस में ही एक वेलनेस सेंटर बना हुआ है, वहाँ इनको रखा गया था। और वहाँ पे जब उनके सैंपल लिए गए और जब टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उनको एम्स जोधपुर में भर्ती करवाया गया है। कुल 57 लोग थे जिनके सैंपल लिए गए और उसमें से 30 पॉजिटिव मिले हैं। और उधर अहमदाबाद में खबर मिल रही है कि बीएसएफ जवानों को तैनात किया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक मैं मानता हूँ, क्योंकि आप पुलिस को लगाइए, आप होमगार्ड को लगाइए, लेकिन अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाएंगे, खासकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे संगठन को, तो वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए थोड़ा खतरनाक होगा। और अब हम चलते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। और देखिए प्रवासी जो हैं वो लगातार आए जा रहे हैं राजस्थान में। 17-18 लाख लोगों ने आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाया था। ये खबर है पत्रिका की, आप देखिए। पत्रिका की खबर मैं कह रहा हूँ, पत्रिका का जो हमारा है सीक्वेंस बनी हुई है। गुजरात सीमा से 10 दिन में 1.44 लाख प्रवासी आए, मोबाइल से हो रही है ट्रैकिंग। ये खबर है डूंगरपुर सिरोही गुजरात बॉर्डर से इन्होंने दिया है। रतनपुर चेकपोस्ट और मावल सीमा, रतनपुर चेकपोस्ट और ये लगता है ये रतनपुर चेकपोस्ट और मावल सीमा पर प्रवासियों के आने का क्रम जारी है। ये हमारी स्लाइड होनी चाहिए थी, सेकंड स्लाइड। और पिछले 10 दिन में 1.44 लाख प्रवासी इन दिनों बॉर्डर से प्रदेश में आए हैं। और डूंगरपुर के एसपी ने बताया कि बाहर से आने वाले व्यक्ति के मोबाइल से ट्रैकिंग की जा रही है और कुछ लोगों को लोकेशन घर से बाहर आने पर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर्स पर शिफ्ट किया गया है। अब तक 12 राज्यों से 74 से ज़्यादा हज़ार से ज़्यादा लोग पहुँच चुके हैं मावल बॉर्डर पर। ये एक बड़ी समस्या राजस्थान के लिए बन रही है कि जो इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी नागरिक आते जा रहे हैं। और इसी को लेकर के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कल ये फैसला लिया था, जिसके बारे में हम अब थोड़ी देर में भी चर्चा करेंगे। ये राजस्थान पत्रिका का ही अगला हमारा है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये आरोग्य सेतु ऐप को ले रहे हैं। हमने कल भी इसके बारे में बात की थी। राहुल गांधी ने इसके बारे में सवाल उठाया था कि उन्होंने इसको एक सर्विलांस सिस्टम करार दिया था और कहा था कि इसकी सिक्योरिटी जो है वो संदिग्ध है। सरकार ने उनके दावे को खारिज किया। उसके बाद कल एक हैकर ने ये आरोग्य सेतु को हैक किया, इसके ऐप को, और उसने बोला है कि 9 करोड़ यूजर्स को खतरा है। ये उन्होंने सरकार को बताया भी है इसके बारे में। इनका नाम है, एथिकल हैकर कहलाते हैं ये लोग, जो इस तरह की चेतावनी सरकार को देते हैं। ये एलियट एंडरसन इनका नाम है। और उसके बाद उन्होंने आरोग्य सेतु टीम को टैग करके कई ट्वीट भी किए कि आरोग्य सेतु टीम, आपके ऐप में सिक्योरिटी इशू है, क्या आप मुझसे अलग से बात कर सकते हैं। और इनका कहना था कि राहुल गांधी सही थे। इस एथिकल हैकर ने कहा कि राहुल गांधी सही थे। उसके बाद सरकार ने इनसे बात की और सरकार ने हालांकि फिर से इनका दावा खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा है कि ये जो जानकारी ली जाती है ऐप में, उसको हम थोड़े समय बाद डिलीट कर सकते हैं और ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं है। हालांकि जो हैकर हैं वो संतुष्ट नहीं हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वो कल फिर से आएंगे और वो इसको जो खामियां हैं
यदि वो ठीक नहीं हुई तो उसको हैक करके उसको सार्वजनिक करते रहेंगे। इसी अखबार ने एक और बड़ी खबर है जिसने इसने तवज्जो दी है सोनिया गांधी की जो मीटिंग है, और उसके बाद सोनिया ने जो सवाल उठाए हैं, उनका कहना है कि सोनिया का सरकार से सवाल है 17 मई के बाद क्या है प्लान। दरअसल हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार जितने भी फैसले ले रही है उसमें कोई तारतम्य नहीं है। वो ऐसा लगता है कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि इतने ज़्यादा फैसले में परिवर्तन हो रहे हैं, जो हमने नोटबंदी के वक्त भी देखा था कि सरकार फैसले लेती थी, फिर उसको तुरंत 1-2 दिन बाद वो नए फैसले लाती थी, और इससे लोगों में असमंजस की स्थिति बनती थी। तो अब सरकार सोनिया गांधी ये जानना चाहती हैं कि सरकार के पास आखिर लॉकडाउन खुलने पर क्या प्लान है, क्या उसने इसकी कोई तैयारी की है। और उन्होंने इस बैठक में उनके साथ मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि केंद्र सरकार उनको मदद नहीं कर रही है। ये क्या पैमाना लागू किया है, ये भी उन्होंने सवाल केंद्र सरकार से किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में थे, और उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ का राजस्थान को नुकसान हो चुका है राजस्व का, और केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। हमारी अगली खबर है भास्कर से। अभी हम जिसके बारे में आपसे बात कर रहे थे कि जो प्रवासी नागरिक इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उसको लेकर है ये। और आप देखिए, मुख्यमंत्री ने कल रात को, देर रात को एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में फिर ये फैसला लिया गया कि जो अनधिकृत रूप से जो लोग आ रहे हैं उनको रोका जाएगा। मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कल अपने बयान में कि अभी सिर्फ वो लोग जो फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में उन्हीं को वापस लाया जाएगा। जो प्रवासी स्थायी रूप से रहते हैं या स्थिर है वहाँ पे, उनको वापस नहीं लाया जाएगा, उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा वापस आने के लिए। और फिर कल रात को देर मीटिंग में उन्होंने ये फैसला लिया कि राज्य की सीमाएं सील कर दी जाएंगी, अंतर्राज्यीय सीमाएं। उनका कहना है कि देश के कई राज्यों में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है उनमें तेजी आई है, और वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं राजस्थान में, तो यहाँ भी कोरोना फैल सकता है। और मुख्यमंत्री ने एक और अपील केंद्र सरकार से की है। उनका कहना है कि जो विदेशों से नागरिक सरकार लाने का प्लान बना रही है, तो उन्हीं लोगों को वापस लाया जाए जिनका कि कोरोना टेस्ट नेगेटिव साबित हो। और जो लोग लाए जा रहे हैं उनको भी क्वारंटाइन सेंटर बना के पहले 14 दिन वहीं पे रखा जाए, बजाय उनको राज्यों में भेजने के या घर भेजने के। और ये निर्देश चीफ सेक्रेटरी को है कि पास जारी किया जाएगा, उसके बाद ही कोई राज्य में प्रवेश कर सकेगा। हम इस पे बात करते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, ये बताइए कि सरकार ने ये फैसला तो ले लिया है कि अंतर्राज्यीय सीमा सील कर दी जाए, लेकिन जो इलीगल तरीके से आ रहा होगा, जो चोरी छुपे आ रहा होगा, वो कोई चेक पोस्ट से तो आएगा नहीं, तो वो अगर इधर उधर से घुसता है तो वहां के लिए सरकार की क्या तैयारी है, आखिर रोकेगी कैसे सरकार? देखिए, जिस तरह से देर रात को आदेश जारी हुए हैं तो उसके तुरंत बाद ही जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने जो सेवाएं हैं उनको सील कर दिया गया है। सुबह तक समाचार हमारी बात हुई तो उनको अधिकारी को कहना था कि पूरे जो बॉर्डर इलाके हैं सबको सील कर दिया गया है। जहां तक बात है अन्य रास्तों की, तो वहां पर हमने देखा कि कई जो जिला प्रशासन है अलग अलग तरीके काम में ले रहे हैं। जिस तरह से भरतपुर के जिला प्रशासन ने कई जो मुख्य सड़कों के अलावा जो दूसरे मार्ग हैं वहां पर सड़कों को और जो रास्ते हैं उनको खाइयां खोद दी है जेसीबी से, तो रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के जो एडीजी उनका कहना है कि उनकी तरफ से सभी जिलों के एसपीओ को सख्त तौर पर कहा दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई अनधिकृत व्यक्ति जो है प्रवेश नहीं करे, इसके लिए पूरी मॉनिटरिंग की जाए। यानी कि मुख्य मार्गों के अलावा, मुख्य मार्गों पर तो चेक पोस्ट है ही, उसके अलावा भी जो कच्चे रास्ते हैं उन पर निगरानी के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है ताकि वो हर व्यक्ति के ध्यान रखे। लेकिन क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, जिस तरह से देखा हमने कि 2-3 दिन पहले भरतपुर में एक लड़की अपनी बहन के पास आई थी, उसकी वजह से उसके जो बहन के परिवार है उसमें 4-5 लोग संक्रमित हो गए थे। जालोर में भी जब तक जो बिल्कुल केस पॉजिटिव नहीं था, वहां पर भी गुजरात से कुछ 3 नागरिक जो है वो आए थे, तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में ये अब बहुत जरूरी हो गया था कि सख्ती बरती जाए और जो अनधिकृत व्यक्ति है वो किसी भी रूप में प्रवेश ना करे। केंद्र की जो गाइडलाइन है, जो गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की हुई है, क्या अतिरिक्त पुलिस बल लगाया है, कितना पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है, कौन कौन से वो सीमाएं हैं, अंतर्राज्यीय सीमाएं
जहां पे कि ये इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, ज़्यादा ज़रूरी जो गुजरात की तरफ से सीमाएँ हैं, जो सटे हुए ज़िले हैं या मध्य प्रदेश से सटे हुए ज़िले हैं, तो इन पर पूरा ज़्यादा फ़ोकस किया गया, क्योंकि अधिकतर जो मज़दूर हैं वो इन रास्तों से आते हैं। सिरोही हुआ, जालोर हुआ, डूंगरपुर हुआ, इन रास्तों से ज़्यादा मज़दूर आ रहे हैं। तो वहाँ पर जो है पुलिस की फ़ोर्स तो लगी हुई है, उसके अलावा जो बॉर्डर होमगार्ड हैं, आरएसी के जवान हैं, इन सभी को भी तैनात कर दिया गया है। और साफ तौर पे कहा गया कि मुख्य मार्गों के अलावा जितने भी जो कच्चे रास्ते हैं, गाँव की तरफ जो रास्ते आते हैं, वहाँ पर भी निगरानी पूरी रखी जाए। ग्रामीण जो इलाके हैं, ग्राम वालों को भी कह दिया गया है कि वो अपने गांव में ध्यान रखें कि कोई जो है खेत के रास्ते से कोई व्यक्ति जो है नहीं आए। अगर आता दिखे तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर प्रवेश करता है तो अगर वो संक्रमित होता है तो बहुत बड़ी जो है संक्रमण यहाँ फैलने की गुंजाइश रहती है। जी रामस्वरूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ये थे रामस्वरूप जो बता रहे थे कि गुजरात बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा चूंकि मजदूर आ रहे हैं तो ज़्यादातर निगरानी वहीं है और सरकार, जिला प्रशासन जो है वो खाइयाँ तक खोद रहा है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ये थोड़ी अच्छी खबर है और हौसला देने वाली है। राजस्थान जो है वो कोरोना को हराने में सबसे आगे है, ये इसकी हेडलाइन है। इसमें बताया गया है कि 47% रोगी ठीक हो गए हैं। एक ग्राफ के जरिए दिखाया गया है। 5 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। इसमें कहा गया है कि दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां रिकवरी रेट 39% के लगभग है, और आंध्र प्रदेश 31%। और हर 11 दिन में जो केस देश में दुगने हो रहे हैं, राजस्थान में ट्रेंड इसके उलट है। राजस्थान में 22 अप्रैल तक पॉजिटिव केस 1517 थे और 6 मई को एक्टिव केस जो कि अभी अस्पताल में भर्ती है वो 1614 हैं। यानी कि 15 दिन में मात्र 97 रोगी ही बढ़े हैं और 5 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं: चूरू, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली और हनुमानगढ़। ये आप ग्राफ देख सकते हैं। और अब हम रुख करेंगे अगली खबर की तरफ। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है हमारे जो छात्र हैं स्कूल के, उनके लिए। सरकार ने ये फैसला किया था कि जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हैं वो जुलाई में की जाएं, लेकिन स्कूल की कुछ परीक्षाएं जो थी वो बाकी रह गई थी। तो अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो सीबीएसई की तरह ही ये उसने प्रस्ताव दिया है कि 10वीं के जो बचे हुए पेपर्स हैं, 2 पेपर्स बचे हुए हैं, वो रद्द कर दिए जाएं, उनकी परीक्षा ना ली जाए। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पे होगा, उनसे सलाह मशविरा करके होगा। और अगर 17 मई को लॉकडाउन खुल जाता है तो कक्षा 12वीं की जो शेष परीक्षाएं, खासकर विज्ञान वर्ग की, वो 25 मई से कराई जा सकती है, ऐसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने कहा है। और उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से संजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये खबर आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज संकेत दिए हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी आप प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ, तो वो बता रहा था मैं कि राजस्थान की 12वीं की जो परीक्षा है विज्ञान की, वो इसलिए की जाएंगी क्योंकि वो जीई मेंस और नीट में काम आता है। अब हम लेते हैं अगली स्लाइड। और देखिए, बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि जब गर्मी बढ़ेगी तो ये कोरोना कम, वायरस का प्रकोप कम होगा, लेकिन हो ये रहा है कि मई सबसे अब तक का सर्द मौसम जिसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 32, 33, 37 इसके आसपास ही रहा है। आमतौर पे 40-45 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता है। कल भी जयपुर में बहुत तेज अंधड़ आया और कई इलाकों में बारिश हुई। ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते ये हो रहा है और इससे तापमान लुढ़क गया। 2 डिग्री जयपुर में लुढ़का और 38 डिग्री पहुंच गया और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधियां चली हैं और कई जगह पेड़ वगैरह भी गिर गए। और मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 से 9 मई को पश्चिमी राजस्थान में लू चल सकती है, जबकि पूर्वी राजस्थान में मेघ, ये थंडर स्टॉर्म आ सकते हैं और बारिश हो सकती है। और एक और मुश्किल इसकी वजह से ये आ रही है कि जो अंधड़ आ रहा है
इससे पाकिस्तान की तरफ से फिर से लोकस्ट आने शुरू हो गए हैं। कल काफ़ी संख्या में आए थे और उनको कीट जो लोकस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसने उनको कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी ये समस्या बनी हुई है। अब हम लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए, हम बात कर रहे थे माइग्रेंट वर्कर्स की। पहले जब लॉकडाउन हुआ और फैक्ट्रियां बंद हुई तो फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों को निकाल दिया, उनको किसी ने पैसे दिए भी, किसी ने नहीं भी दिए। और जब मजदूर जाने शुरू हो गए तब किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। अब जब लॉकडाउन खुल रहा है, पार्शली खुला है, फैक्ट्रियां खुलने की नौबत आई है और अब माइग्रेंट वर्कर्स जो जा रहे हैं तो अब उनको रोकने के प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटक में आपने देखा इस खबर के हिसाब से कि कर्नाटक ने ट्रेनें रद्द कर दी और उसने माइग्रेंट्स के जाने पर रोक लगा दी है। ये आंध्र प्रदेश की भी खबर है, तेलंगाना की भी, कि वहाँ पे भी पुलिस ने ये डिसाइड किया है और मुख्यमंत्री की अपील हिंदी में जारी की है। माइग्रेंट्स को कहा गया है कि आप जाएं ना, यहीं बने रहें। और लेकिन कुछ माइग्रेंट्स ने शिकायत की है कि उनके ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। उधर ये एक छोटा सा बॉक्स आप और देख सकते हैं, ये कह रहा है कि बंगाल ने माइग्रेंट्स को लेने से मना कर दिया है महाराष्ट्र के। और कर्नाटक में आप देखें तो 200 जो मजदूर हैं वो अपील के बावजूद निकल पड़े हैं। और कल आपने स्वराज एक्सप्रेस का जो स्पेशल बुलेटिन अगर शाम को देखा हो तो उसमें राजस्थान की अलग अलग जगह से तस्वीर थी कि जब सरकार ने रोक लगाई है तो उसके बावजूद अब ये वापस से पैदल चल पड़े हैं। अब सरकार चूंकि इनको साधन नहीं दे रही है तो इन्होंने फैसला किया है कि वो पैदल जाएंगे। आपने देखा जयपुर से लोग निकल रहे थे, अजमेर से, जोधपुर से, बीकानेर से, ये तमाम लोग निकल पड़े हैं फिर से पैदल। ये बहुत ही विडंबना है कि आप विदेशों से लोगों को ला रहे हैं और बिना क्वारंटाइन किए आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो नेगेटिव है या नहीं है। और माइग्रेंट जो है वर्कर्स जो है देश के भीतर, आप उनके आवाजाही पे पाबंदी लगा रहे हैं। इससे समस्या खड़ी हो रही है शहर में, ये सही बात है, शहरों में समस्या खड़ी हो रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, उनको लेबर नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं कि ये एक हेडलाइन है कि मुंबई में ड्रेनेज वर्क अटक गया है। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति की आने जाने की स्वतंत्रता पर पाबंदी नहीं लगा सकते, ये संविधान के खिलाफ है। क्योंकि इससे हो ये रहा है कि जो मजदूर हैं उनको अब बंधुआ की तरह काम करना पड़ रहा है, जब उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है। जो मालिक हैं, जो बिल्डर्स हैं या फैक्ट्री मालिक हैं, वो मनमानी मजदूरी दे रहे हैं। एक खबर आप ये देखिए, ये समस्या सबके सामने आ रही है। ये कैच 22 सिचुएशन इसको हम कह सकते हैं, या हिंदी में कह सकते हैं कि इधर कुआं इधर खाई वाली बात है कि हम जिंदगियां बचाएं या रोजगार बचाएं। सेव लाइव्स और लाइवलीहुड, डिबेट ग्रिप्स वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में इस वक्त बहस चल रही है। इसकी वजह ये है कि अगर आप लॉकडाउन खोलते हैं और आप इकोनॉमिक खोलने के लिए कोशिश करते हैं तो जैसा हमने देखा था 2 दिन पहले शराब की दुकानें खुलने पे, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था और ये इस बात के खतरे मौजूद थे कि संक्रमण बढ़ सकता है और फिर ये समस्या लंबी खिंच सकती है। और दूसरी तरफ यदि लॉकडाउन कंटिन्यू करते हैं और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रखते हैं तो उसमें उद्योग धंधे बंद रहेंगे और फिर लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट होगा और उनका जीवन यापन कैसे होगा, क्योंकि सरकार कितने समय तक आपको बिठा के खिला सकती है। और खेतों पर भी अगर पाबंदी रहेगी, किसान खेत में नहीं जा सकेंगे, उपज आपकी मंडी में नहीं आएगी। तो ये सिचुएशन पूरी दुनिया को ग्रिप की हुई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान है कि वो इस समस्या को निपटेंगे और इकोनॉमी खोल के, वो चाहते हैं कि इकोनॉमी को खोल दिया जाए, वो सबसे बड़े पक्षधर रहे हैं और यही चीज़ जनवरी जी। और एक ही आखिरी खबर हम और लेते हैं आज की। इसमें देखिए, हम अरसे से कहते आ रहे हैं कि ये एक 8 साल की बच्ची को 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया उसका इलाज करने से और उसकी मृत्यु हो गई। ये लोग सरकारी ज़मीन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी में कंसेशन लेते हैं, लेकिन लोगों का इलाज करने से मना कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना होगा कि हम सरकारी अस्पतालों को जो कोसते थे, तो क्या हम वापस पब्लिक हेल्थ सिस्टम को हमको मजबूत बनाना चाहिए बजाय इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तरजीह देने के। तो ये थी आज की सुर्खियां राजस्थान के अखबारों में। हमारे साथ बने रहिए खबरों के लिए।